हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 फर्स्ट चैप्टर है सॉलिड स्टेट, इसको हिंदी में कहते हैं ठोस अवस्था। ठीक है, यह कोई चैप्टर है क्लास 12 के साथ साथ बीएससी में भी सेम चैप्टर रहता है। ठीक है, इसका हम लोग नोट्स भी बनाए हुए हैं। इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का अलग से नोट्स है और इसका जो आंसर नोट्स अलग से बनाए हैं, बहुत जल्द इसको आप डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं इसके चैप्टर हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या क्या होते हैं। इसका सबसे फर्स्ट टॉपिक आता है सॉलिड, इसको हिंदी में कहेंगे होता है ठोस। ठीक है, अब आप जैसे कि जानते हो कि मेटल मतलब द्रव्य जो होता है 3 टाइप्स के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। मतलब ठोस, द्रव और गैस इसमें होता है। ठीक है, जिसके पार्टिकल मतलब इसके जो अवयवी कण मतलब उसके पार्टिकल थोड़ा डिस्टेंस में रहेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, गैस कहेंगे। पार्टिकल थोड़े से क्लोज हो जाएंगे उसको द्रव कहेंगे, और एकदम क्लोज है उसको क्या बोलते हैं, सॉलिड कहते हैं। ठीक है, तो जनरली सॉलिड हमारे पास 2 टाइप्स का होता है, मतलब ठोस 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इसमें होता है क्रिस्टलीय सॉलिड, मतलब क्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, दूसरा आता है अक्रिस्टलीय ठोस, इसको इंग्लिश में कह सकते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, और इसको कहते हैं एमॉर्फस सॉलिड। ठीक है, ये दिखने में जैसे नाम लग रहा है, एक्चुअली उतना टफ होता नहीं है। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक सॉलिड का पीस है, किसी ठोस का एक टुकड़ा है, ये कुछ पार्टिकल्स में इसमें कुछ परमाणु से मिलकर बना, एटम से मिलकर बना होगा, मॉलिक्यूल से मिलकर बना होगा। तो इसके पार्टिकल रेगुलरली अरेंज मतलब एक ही डायरेक्शन में है, चाहे ऐसे हो चाहे फिर एक ही डायरेक्शन ऐसा रेगुलरली अरेंज रहेगा। इसको बोलते हैं ज्यामितीय विन्यास। ज्यामिति उसका स्ट्रक्चर रहेगा, अगर उसका रेगुलरली रहेगा तो उसको हम लोग कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। ठीक है, मतलब जिसके अणुओं का पार्टिकल से रेगुलरली अरेंजमेंट रहता है उसको क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। मान लीजिए इसी पार्टिकल्स को हम लोग थोड़ा सा इसको इरेगुलर कर देंगे, एक पार्टिकल ऐसा हो गया, नेक्स्ट कि किसी डायरेक्शन में चलेगा, अरेंज हो गया, तो इसको हम क्या कहेंगे, अक्रिस्टलीय मींस एमॉर्फस सॉलिड कहते हैं। ठीक है, अब क्रिस्टलीय सॉलिड तो बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। अक्रिस्टलीय सॉलिड हमारे पास होता है एमॉर्फस सॉलिड। इसका मतलब जैसे रबर, आप रबर देखे होंगे, ग्लास देखे होंगे, ग्लास और रबर। ठीक है, ये जो होते हैं एमॉर्फस सॉलिड मानते हैं क्योंकि इसके पार्टिकल कोई एक फिक्स डायरेक्शन नहीं है। आप देखे ना, जैसे एक कहीं गाड़ी का जो ग्लास होता है वो क्रेक हो जाता है ना, तो उसमें पत्थर मारने से उसका जो क्रेक होता है वो किसी डायरेक्शन ऐसा भग जाता है, कहीं भी भग जाता है। तो क्यों ऐसा होता है, क्योंकि उसमें कोई अरेंजमेंट रेगुलरली नहीं हुआ रहता। ठीक है, अब देखते हैं क्रिस्टलीय सॉलिड जो होते हैं मेन हमारे पास 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इसका आता है आयोनिक सॉलिड, मीन्स इसको हिंदी में कहते हैं हम लोग आयनिक ठोस। इसको अलग अलग प्रकार के हम उसको डेफिनेशन दे सकते हैं, बट इसका सिंपल सा डेफिनेशन देखिए, ए सॉलिड विच प्रिपेयर फ्रॉम आयनिक बॉन्ड इज कॉल्ड आयनिक सॉलिड। मतलब जो ठोस आयनिक बंध से बना है उसको आयनिक सॉलिड कहते हैं, आयनिक ठोस कहते हैं। और आयनिक बंध होता क्या चीज है, जैसे Na+ और Cl- मिलकर कंपाउंड बना हुआ है NaCl, तो ये आयनिक सॉलिड है। क्यों इसको आयनिक सॉलिड बोलते हैं, क्योंकि इसको आप वाटर में जैसे डिसॉल्व करोगे तो इजीली ये प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा सॉलिड वाटर में डिसॉल्व करके प्लस में तुरंत कन्वर्ट हो जाएगा, उसको हम बोलेंगे आयनिक सॉलिड कहेंगे। ठीक है, समझ में आया वाला। देखिए क्या हुआ इसमें, आयनिक सॉलिड में जो आयनिक बॉन्ड से प्रिपेयर हुआ उसको आयनिक सॉलिड बोलेंगे। मतलब जैसे हम लोग किसी लैटिस को बनाते हैं, जैसे एक ये लैटिस इसका है, लैटिस बोलने से जालक इसका है, जिसके ऊपर में इसको अरेंजमेंट करेंगे तो कहीं पे Na+ ये Cl- से अरेंजमेंट रहेगा। ये हम लोग नेक्स्ट इसको क्लासेस में भी देख सकते हैं। चलिए, इसका सेकंड इसका आता है कोवैलेंट सॉलिड, इसको हिंदी में कहते हैं सहसंयोजी ठोस। ठीक है, और जैसा कि आप लोग जानते हैं कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है वो शेयरिंग बॉन्ड होता है। मतलब सहसंयोजी जो ठोस होता है, मतलब सहसंयोजी बंध जो होता है वो एक दूसरे का साझा से बनता है। साझा किसको बोलते हो, जैसे हमारे पास एक हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन है, इधर हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, ये 1 शेयर किया, तो ये बॉन्ड कौन सा है, कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, लेकिन ये इसका एग्जांपल नहीं है क्योंकि हाइड्रोजन गैस फॉर्म में रहता है। हम इसमें ले सकते हैं डायमंड और ग्रेफाइट। ठीक है, डायमंड ग्रेफाइट जैसा कोवैलेंट सॉलिड होता है। इसका कैरेक्टर ये रहता है कि जैसे यहाँ पे कोई एक कंपाउंड है तो दूसरे कंपाउंड से कनेक्ट रहेगा, फिर तीसरे से कनेक्ट रहेगा, ऐसा ये एक जाल बनाते हैं, नेट टाइप का फिलअप रहता है, चेन बनाते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कोवैलेंट सॉलिड। मतलब ऑल पार्टिकल्स आर कनेक्ट टू ईच अदर फॉर ए बॉन्ड इज कॉल्ड ए कोवैलेंट सॉलिड। क्लियर है, मतलब सहसंयोजी बॉन्ड से बना हुआ ठोस जो होता है सहसंयोजी ठोस कहलाएगा। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिख दूंगा हीरा मतलब डायमंड,
एंड ग्रेफाइट इसके एग्जांपल हो जाएंगे। ठीक है, थर्ड हम लोग आते हैं मेटालिक सॉलिड। इसको कहते हैं आप लोग धात्विक ठोस। ठीक है, इसका डेफिनेशन क्या होगा, उसी पैटर्न में हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, ए सॉलिड व्हिच प्रिपेयर फ्रॉम मेटालिक बॉन्ड इज कॉल्ड मेटालिक सॉलिड। मतलब जो ठोस मेटालिक बॉन्ड से बना है, धात्विक बॉन्ड से बना है, उसको धात्विक ठोस कहेंगे। अब हमको पहले से ये जाना है धात्विक ठोस किसको कहते हैं यार, जो धातु है उसको धात्विक ठोस ही कहोगे ना। जैसे Fe है, Fe क्या है, ये एक मेटल है, तो अगर ये Fe2+ वाला कहीं है किसी कंपाउंड में, किसी स्ट्रक्चर में Fe2+ है तो वो मेटल हो जाएगा। कहीं पे मान लो ऐसा हुआ Al3+ है तो ये क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम का मेटल हो जाएगा, है ना। तो जितने मेटल होते हैं सबके सब मेटेलिक सॉलिड कहा जाता है। मतलब मेटेलिक आयन से बनने वाला जो कंपाउंड है, जो सॉलिड है, उसको मेटेलिक सॉलिड कहेंगे। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, वही आयरन, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, ये सब इसके एग्जांपल हो जाएंगे। नेक्स्ट फोर्थ टाइम लास्ट है इसका आता है मोलिकुलर सॉलिड। इसको हम हिंदी में कहते हैं आणविक। ठीक है, अभी तो हम लोग पढ़ रहे थे कि कोई जो ठोस होता है इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, और उसमें आयन से बना रहता है, मेटल से बना। लेकिन ये जो होता है नॉर्मली मॉलिक्यूल के मिलने से मॉलिक्यूल बनता है। मतलब जैसे कार्बन एक मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, ऑक्सीजन एक मॉलिक्यूल है, इसको O2 के रूप में शो करते हैं, तो दोनों मॉलिक्यूल का ऐड करके क्या बनेगा, CO2 का एक मॉलिक्यूल बनेगा। और अगर ये सॉलिड फॉर्म में है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, मॉलिक्यूलर सॉलिड कहेंगे। ठीक है, इसका डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, ए सॉलिड व्हिच प्रिपेयर फ्रॉम मॉलिक्यूलर बॉन्ड इज कॉल्ड, और मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड मॉलिक्यूलर सॉलिड। हिंदी में लिखेंगे क्या लिख सकते हैं इसको जी, आणविक बंध से बंधे हुए ठोसों को हम लोग आणविक ठोस कहते हैं। मतलब जो ठोस अणु से मिलकर बना हो उसको आणविक ठोस कहेंगे। क्लियर है, इसका एग्जांपल होता है CO2 को भी ड्राई वाटर। मतलब अगर इसको हम क्या लिखेंगे, मींस सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसको हिंदी में लिखेंगे ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को, इसको आणविक ठोस कहते हैं। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, जैसे तो पूछेगा ड्राई आइस, व्हाट इज ड्राई आइस कहता है। ठीक है, इधर देखिए ड्राई आइस, ड्राई आइस को हिंदी में क्या कहेंगे, ड्राई क्या होता है, ड्राई होता है शुष्क, और इसको आइस को बोलते हैं हम लोग बर्फ। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है 2 मार्क का आता है, फिर व्हाट इज ड्राई आइस, शुष्क बर्फ क्या, इसको एग्जांपल से समझा हुआ है। ठीक है, तो जैसे हम जानते हैं इस वर्ग में हाइट कर दूं तो आइस या बर्फ क्या होता है, मतलब जो लिक्विड कन्वर्ट होता है आइस कोई चीज में, तो उसको हम आइस कहते हैं, है ना। और उसका क्या, वो कोल्ड होना चाहिए, ठंडा लगना चाहिए, मतलब छूने का आपको फ्रीज लगना चाहिए उसमें। ठीक है, और इसमें एक वर्ड है ड्राई आइस। ड्राई क्या होता है, ड्राई तो सूखा है, और कोई ऐसा बर्फ थोड़े होगा जी जो सूखा हो सकता है, लेकिन ये पॉसिबल है। जैसे हम लोग नॉर्मल एक आइस का टुकड़ा ले गया, बर्फ का टुकड़ा, उसको अगर हम सन में रख देंगे तो पहले स्मेल्ट होगा, पिघल के वो लिक्विड रूप में कन्वर्ट होगा, मतलब पहले पानी बनेगा। ठीक है, लेकिन अगर वो ड्राई CO2 को लेके आते हैं और उसको हम लोग सन में उसको रखते हैं धूप में, तो वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता, डायरेक्ट क्या होगा, गैस में कन्वर्ट होकर उड़ जाता है, उसको बोलते हैं सब्लिमेशन। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। क्लियर है, चलिए आपको बताया अभी सॉलिड हमारे पास 2 टाइप्स के हुए, क्रिस्टलाइज्ड सॉलिड एंड एमोर्फस सॉलिड, मतलब क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। तो क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं हमारे पास जनरली 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट कौन सा था इसमें, आयनिक सॉलिड फर्स्ट था, सेकंड था कोवेलेंट सॉलिड, नेक्स्ट था मेटालिक सॉलिड, और लास्ट इसमें क्या है मॉलिक्यूलर सॉलिड। ठीक है, क्लियर है। चलिए हम लोग आता है सेकंड टॉपिक में अपने आते हैं, इस चैप्टर का सबसे मेन जो टॉपिक है और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो होता है यूनिट सेल। इसको हम लोग कहते हैं इकाई, सेल या कोशिका। सेल वर्ड ही ज्यादा बेटर रहेगा यूज करने के लिए हिंदी में भी, क्योंकि सेल वर्ड से बहुत से समझते, कोशिका पर थोड़ा सा अजीब वर्ड लग रहा है ना। चलिए, यूनिट सेल है, इसको एकल सेल या इकाई कोशिका इसको कहा जाता है। इसका मतलब क्या होता है, यूनिट मींस इकाई, मतलब सिंगल होता है। ठीक है, एक एग्जांपल में लेते हैं, जैसे ये एक हमारे घर का एक वाल है। ठीक है, हमारे घर का क्या है, वाल है, और वाल कैसे मिलकर बना होता है, छोटे छोटे ब्रिक्स में ईंटों से मिलकर बना होता है। घर का जो दीवार होता है वो ईंट से मिलकर बना रहता है। ठीक है, ये देखिए इसमें कितने सारे मैं ब्रिक्स के पार्टिकल्स ले लिया हूं। ठीक, अगर मैं इसको कहना चाहूँ कि मैं इसको क्रिस्टल लैटिस कह सकता हूँ, मैं इसको क्रिस्टल जाला कह सकता हूँ। क्या हो गया इसका, क्रिस्टल लैटिस। इसको हम कह सकते हैं हिंदी में क्रिस्टल जाला। टोटल दीवार में क्या कह रहा हूँ, क्रिस्टल लैटिस, या उसको क्रिस्टल जाला कह रहा हूँ।
और उसमें ईट का एक जो टुकड़ा है, ईट का जो पार्ट है उसको क्या कहूंगा, यूनिट सेल है, उसको इकाई सेल कहूंगा। ठीक है, अगर मैं इसका डेफिनेशन लिखना चाहूंगा जैसे व्हाट इज वाल, दीवार क्या लिखूंगा, ईट से मिलकर बने स्ट्रक्चर क्या कहेंगे, वाल कहेंगे। मतलब ब्रिक से मिलकर बना स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा, वाल कहलाएगा। इसको अगर इसमें यूनिट सेल बेस्ड क्या लिखेंगे, व्हाट इज क्रिस्टल, तो क्या लिखेंगे, मिक्स स्ट्रक्चर ऑफ यूनिट सेल इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस। हिंदी में लिखेंगे तो इकाई सेल से मिलकर बने संरचना क्या कहेंगे, क्रिस्टल जालक कहेंगे। ठीक है, तो क्या कहेंगे, क्रिस्टल जालक कहते हैं। क्लियर है। अगर मैं बोलूंगा ईट क्या है, क्या बोलेंगे, दीवार के सबसे छोटे पार्ट को ईट कहते हैं, है ना। तो अगर हम बोलेंगे यूनिट सेल क्या है, इकाई सेल क्या होने से, क्रिस्टल जालक या क्रिस्टल लैटिस का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट, उसको क्या कहेंगे, यूनिट सेल कहा जाएगा। समझ में आया। ठीक है, तो इसमें दोनों क्या हुआ कि यूनिट सेल को आपस में मिलाने से क्रिस्टल लैटिस बनता है। क्रिस्टल लैटिस का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट कौन सा होता है, यूनिट सेल होता है। ठीक है, इसको हम एक तरह से और समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आ रहा है इसमें, जैसे हमारे पास कुछ एटम्स है, मैं इसको अरेंज करके रखा हुआ हूँ। ठीक है, अब एटम्स जैसे यहाँ पे है, इसके साइड में यहाँ पे फिर अरेंज कर रहा हूँ मैं, इसके साइड में अरेंज किया, फिर नीचे इसको अरेंज कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसका जो सेंटर होता है उसको हम लोग केंद्र मानते हैं, इसका न्यूक्लियस का। तो ठीक है, तो न्यूक्लियस बेस को अगर बनाना चाहिए चाहे तो उसके बॉडी को रिमूव कर इसको हटा सकते हैं, ओनली हम इसमें न्यूक्लियस को भी ले सकते हैं। ठीक है, ये जो मैं ले रहा हूँ ये वाला क्या है, परमाणु है, इसको कहेंगे एटम। एटम से मिलकर बनेगा इकाई सेल, इसको कहेंगे यूनिट सेल, और इससे मिलकर बनेगा क्रिस्टल जालक, इसको कहा जाता है क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, चले देखिए, तो इसके पॉइंट को लेकर हम लोग उसको बना के देखते हैं कि कोई स्ट्रक्चर इसमें फॉर्म हो सकता है क्या। देखिए मैं कितना इसमें कर लिया, 1 2 3 4 5, आप चाहो तो और आगे इसको लेके जा सकते हो। ठीक है, अब मैं 2 के सेंटर में यहाँ पे इसको डाल दिया, ये हो गया देखिए 1 2 3 4, इसको आगे लेने की जरूरत नहीं पड़ी, आप चाहो तो इसको ले भी सकते हो, आप इसमें आपको 5 कर दिया। ठीक है, फिर नेक्स्ट इसी स्थिति में लेना है 1 2 3 4 5, नेक्स्ट आएगा फिर 1 2 3 4 5। ठीक है, अब इसको मैच करके देखते हैं कि इसमें स्ट्रक्चर कैसे बनता है। जैसे ये हमारे पास एटम हुआ 1 2 3 4, ठीक है, ये देखिए 1 2 3 4, इसको मैं मिक्स कर दिया। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट हमारे पास एटम यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए 1 2 ये 3 और ये वाला 4, इसको आपस में मैच कर दिया। ये कहलाता है यूनिट सेल। ठीक है, इसके कॉर्नर वाले जो लिए हुए हैं, ये जैसे छोटा इसको डाल रहा हूं, ये कहलाता है एटम, और ये कहलाएगा अभी यूनिट सेल कहलाता है। मैं ऐसा और वहां पे यूनिट सेल को ऐड कर सकता हूं, कैसे ऐड करूंगा, जैसे इसको मिक्स कर दिया यहां से, ये सेकेंड यूनिट सेल हुआ, फर्स्ट और ये वाला क्या हो गया, सेकेंड यूनिट सेल हो गया। ठीक है, एक क्या और बना सकता हूं इसमें, ठीक है, ऐसा ऊपर नीचे आगे वाले सब सेगमेंट्स में ऐसा यूनिट सेल अट रहता है। ठीक है, तो सबसे स्मॉल पार्टिकल कौन सा हुआ, एटम हुआ, एटम से मिलकर ये यूनिट सेल बने, और यूनिट सेल आपस में मिक्स के तो क्या बन के आपका क्रिस्टल लैटिस है, क्रिस्टल जालक बनता है। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए कि जो क्रिस्टल लैटिस आपका बना हुआ है, इसको हम बोलते हैं क्यूबिक लैटिस। ठीक है, इसको बोलते हैं क्यूबिक सेल, इसको हिंदी में हम बोलते हैं घनीय सेल। ठीक है, घन या क्यूब आप किसी को कहते हो, क्यूब या घन क्या होता है, जैसे मैं यहाँ डायग्राम बना रहा हूं, ठीक, इसमें देखिए ये वाला जो आर्म है, ये जो भुजा, इसको ए माना, इसको मान लेता हूं बी, और इसको मान लेता हूं सी। तो व्हेन ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, मतलब तीनों इसके जो भुजाएं अगर इक्वल है, इसको क्या कहेंगे हम लोग, घनीय सेल कहते हैं। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया हमारा क्यूबिक सेल। ठीक है, जिसके आर एंड जो आर मतलब इक्वल है, उसको क्यूब मतलब क्यूब सेल को दिखाएं, इसको क्यूबिक सेल कहते हैं। ठीक है, अब इसमें मतलब क्यूबिक सेल के टाइप्स आता है, तो क्यूबिक सेल जनरली हमारे पास मेन टाइप्स के 3 होते हैं, जिसको हम एक्चुअली 4 टाइप्स में कैलकुलेट करते हैं। जैसे फर्स्ट इसमें आता है सिंपल क्यूबिक सेल, इसको हिंदी में कहते हैं सरल घनीय सेल। ठीक है, तो शॉर्ट फॉर्म होता है SCC, S फॉर सिंपल, C फॉर क्यूबिक एंड C फॉर सेल, सिंपल क्यूबिक सेल। नेक्स्ट इसमें आता है बॉडी सेंटर
क्यूबिक सेल, इसको क्या कहेंगे हम लोग, अंतः केंद्रीय घनीय सेल, ठीक है। इसको शॉर्ट में क्या कहेंगे, BCCC, लेकिन इसको BCC टू साइड सी पे इसको शो कर देते हैं, ये हो गया BCC हो गया। नेक्स्ट का थर्ड टाइप आता है फेस के अंदर क्यूबिक सेल, ठीक है। इसको क्या कहेंगे हम लोग, फेस में होता है फलक केंद्रीय घनीय सेल, इसको कहेंगे शॉर्ट फॉर्म में FCC। ये हमारा मेन 3 टाइप्स है। इसके अलावा एक टाइप और आता है, उसको बोलते हैं इंड सेंटर क्यूबिक सेल, इसको बोलते हैं अंतः केंद्रीय घनीय सेल, शॉर्ट फॉर्म इसका होगा ECC, ठीक है। ये 4 टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला, और यही एग्जाम बहुत ज्यादा इसमें कैलकुलेशन में आता रहता है। तो इसमें देखिए एक क्यूब में क्या क्या पार्ट्स होता है उसको स्टडी करते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे एक क्यूब हमारे पास होता है, क्यूब किसको कहते हैं, अभी जैसे बताया था, जिसके आर आर्म्स इक्वल होंगे और उसके सभी एंगल जो 90 डिग्री हो उसको क्यूब कहते हैं, ठीक है। ये हमारे पास नॉर्मल एक क्यूब है, ठीक है, क्यूब हम हो गया। आप एक सपोज आप ये मान लीजिए आप किसी एक छत वाले ढलाई वाले घर में बैठे हुए हो, तो अपने रूम का क्यूब मान लेना, ठीक है। देखिए तो उसमें जब वॉल दिखेगा, वॉल को हम बोलते हैं फेस, उसको कहते हैं फेस, हिंदी में कहते हैं फलक। तो आपके घर में कितने फेस या फलक दिखेंगे, 4 वॉल दिखेंगे, एक ऊपर में एक है छत, उसमें नीचे में तो अर्थ रहेगा, ठीक है। तो टोटल फेस आपके पास हो जाएंगे 6। नेक्स्ट इसमें आता है कॉर्नर, ठीक है। तो कॉर्नर क्या बोलते हो, उसको ऐसे कोंटा वाला से यहाँ पे दिखा, जैसे ये वाला, ये कोने को हम लोग बोलेंगे कॉर्नर कहेंगे। तो कितने कॉर्नर हमारे पास एक घर में होंगे, आप देख लेना, ऊपर में आपको 4 दिखेंगे, नीचे में 4 दिखेगा। तो कितने कॉर्नर टोटल हो गया हमारे पास, मतलब कोना कितना हो गया हमारे पास, टोटल 8 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जहां पे 2 दीवार में 2 वॉल जहां पे एक उसको कनेक्ट करते हैं, मैच होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कोर कहते हैं, ठीक है। ये आपका कोर है ऐसा। तो कितने कोर आपके पास हो जाएंगे, ऊपर में आपको 4 दिखेगा, ठीक है, नीचे में आपको 4 दिखेगा, कितना 4 पर 8 फिर एक आएगा यहाँ पे 9, ये 10, 11 एंड 12। टोटल हमारे पास 4 हो जाते हैं, 12 हो जाते हैं, ठीक है। अब किसी भी रूम का अंदर का पार्ट कितना बोलने से, बॉडी तो हमेशा एक ही होता है, ठीक है। जिसका सेंटर कितना कहने से 1 होगा, इसको बोलते हैं बॉडी, इसको सेंटर भी कहते हैं, इसको बोलते हैं अंतः भाग। ये हो जाते हैं ओनली 1 हो जाता है, ठीक है। फेस इसका 6 हो गया, कॉर्नर इसके 8 हो गए, कोर इसके 12 हो जाता है, बॉडी इसका ओनली 1 होता है, ठीक है। अब ये देखिए, जैसे मान लो यहाँ पे एक एटम अरेंज कर रहा है, ठीक, एटम वाला मान लो हमारे पास एक लेमन है, गोल शेप का पूरा है, सर्कल पूरा शेप का है, नींबू रखे हुए हैं। इसको जब हम अरेंज किया आप देखना, देखो यहाँ पे ख्याल से, जैसे यहाँ पे कुछ ही पार्ट इसका भीतर में, बाकी सब पार्ट इसका बाहर रखा हुआ है, ठीक है। तो क्या इस यूनिट से वो टोटल पार्ट मिला इसको, नींबू का मिला, नहीं मिला, उसका तो बहुत सारा भाग इक्वल बाहर चला गया। कितना पार्ट मिला उसको, आप एक लेमन के इक्वल ऐसा 2 पार्ट करना, ठीक है। तो उसको 2 पार्ट में यहाँ पे रखा हुआ, ठीक है। उसमें 2 पार्ट में से इस पार्ट को मैं लिया और 2 पार्ट में से आधा पार्ट उसको लिया हूँ, फिर इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया। तो 1 नींबू या 1 एटम कितना पार्ट में डिवाइड किया, पहले क्या किया, 1 लेमन को मतलब एक एटम को 2 पार्ट में डिवाइड किया, उसमें से 1 पार्ट को फिर 4 पार्ट में डिवाइड किया, टोटल कितना पार्ट हुआ, 8 पार्ट, ठीक है। तो उस 1 एटम का ओनली 1/8 पार्ट जो होता है कॉर्नर को मिलता है, बाकी सब बाहर का होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए फेस, आप ये कल्पना करिए, इमेजिन करिए कि मुझको इस बोर्ड में एक गोल लेमन को चिपकाना है, ठीक है। तो क्या अटैच हो जाएगा पूरा, नहीं होता, उसको 2 टुकड़ा करेंगे, बराबर इक्वली 2 पार्ट करेंगे, आधा इधर रहेगा, आधा उसको दूसरे साइड। जैसे ये देखिए वाल है, तो हाफ लेमन इधर रहेगा, हाफ लेमन इस साइड में रहेगा। तो वाल की एक साइड कितना पार्ट मिला लेमन का, मतलब फेस को कितना मिलता है, बोलने से 1 एटम का हाफ पार्ट ही फेस को मिलता है, नेक्स्ट का पार्ट बाहर आता है, ठीक है। कोर की बात करें तो एक लेमन का लोग ऐसे 2 पार्ट कर देना, ठीक है। 2 पार्ट में आधा पार्ट पी ले लिया, उसको इक्वली में 2 पार्ट में कन्वर्ट, उसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। 1 पार्ट को मैं 2 पार्ट में डिवाइड किया और फिर हाफ पार्ट को फिर 2 पार्ट में डिवाइड किया, मतलब टोटल कितना पार्ट किया लेमन का, 4 पार्ट किया, ठीक है। तो उसका जो 1/4 पार्ट है वो कोर को मिलता है, मतलब उसके साइड को मिले रहता है, ठीक है। नेक्स्ट उसमें बचा बॉडी, तो भीतर में हम लोग पूरा एक गोल लेमन को रख सकते हैं, ठीक है। तो बॉडी को ओनली उसका 1 पार्ट में कंप्लीट उसको शेयर होता है, क्लियर है। चलिए इधर फिर से देखिए, यही कैलकुलेशन हमारे काम आने वाला है। फेस टोटल रहते हैं 6 और यूनिट सेल को एटम को कितना पार्ट मिलता है, 1/2 मिलता है। कोर को कितना मिलता है, कोर को मिलता है टोटल कोर होते हैं 12 और 1 कोर को मिलता है 1/4 पार्ट। कॉर्नर हमारे पास होते हैं 8
1 कॉर्नर में मिलता है 1/8 पार्ट मिलता है। ओके, नेक्स्ट है बॉडी। बॉडी में पूरा टोटल एक ही रहेगा और एक बॉडी कितना मिलेगा, 1 ही तो मिलेगा इसमें। ठीक है, चलिए इसमें कैलकुलेशन करते हैं, टाइप्स में से आते हैं। फर्स्ट इसका टाइप लिखेंगे सिंपल क्यूबिक सेल, मींस सरल घनीय सेल। ठीक है, अब इसमें क्यूब को बनाना पड़ेगा। ठीक, ये क्यूब हो गया हमारा। अब मैं क्यूब में एटम को कहां अरेंज कर रहा हूं, ये हो गया कॉर्नर। ठीक है, तो इस कॉर्नर वाले यूनिट से हम कहेंगे सिंपल क्यूबिक सेल, मतलब जिस यूनिट सेल या घनीय सेल, हिंदी में पहले देख लीजिए, जिस घनीय सेल के केवल कोनों में इकाई सेल या परमाणु उपस्थित रहेंगे उसको क्या कहेंगे हम लोग, सरल घनीय सेल। फिर से देखिए, जिस घनीय सेल के केवल कोनों में परमाणु उपस्थित रहेंगे उसको कहेंगे सरल घनीय सेल। इंग्लिश में कहेंगे तो contain atom all the corner of unit cell is called a simple cubic cell. Is that clear? Next, अब इसमें क्या है कैलकुलेशन, मतलब ये ध्यान है जैसा हम पहले से बोल रहे थे कि इसमें बहुत सारा पार्ट है, बाहर में है, बहुत सारा पार्ट भीतर में है। ठीक है, तो इसके भीतर में यूनिट सेल में कितना पार्ट इसको टोटल मिला हुआ है, क्योंकि ये कितना पार्ट दिया 1/8, ये कितना दिया 1/8 दिया है। तो कैलकुलेशन कैसे करें, हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ कॉर्नर्स। ठीक, अगर हिंदी में लिखना चाहिए क्या लिखेंगे यहाँ पे, कोनों की संख्या। ठीक है, क्योंकि इसमें कॉर्नर कितना होता है हमारे पास, एक, मतलब कोनों की संख्या लिखना पड़ेगा। इंटू यहाँ पे लिखेंगे पार्ट्स ऑफ एटम्स ईच कॉर्नर। यहां पर लिख सकते हैं इंटू एक कोने को परमाणु का प्राप्त अंश या उसको प्राप्तांश लिखते हैं। ठीक है, अब कोने कितने हमारे पास होते हैं, टोटल 8 होता है। ठीक है, 1 कॉर्नर कितना मिलता है, वही 1/8 होगा, उसका भी सेम वैसे ही लिखना है। नंबर ऑफ कॉर्नर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 1 कॉर्नर कितना पार्ट मिलता है, 1/8 में इसको डिवाइड करेंगे तो ये 8 और कट क्रॉस है तो ये होगा 1 × 1 इक्वल टोटल इसमें 1। मतलब इस यूनिट सेल में टोटल आपको 1 एटम भीतर में मिलेगा, भाई इसका 7 एटम जो है बाहर में। कितना टोटल एटम दिख रहा है, इसमें 8 दिख रहा है, लेकिन इसका ओनली 1 एटम के भीतर, बाकी सब इसके बाहर में रखे हुए हैं। ठीक है, चलिए सेकंड टाइप में इसके आते हैं। इसका सेकंड टाइप होता है बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल, BCC। ठीक है, इसका भी सेम वैसे है। देखिए, अभी हमने एटम कहां पे फिलअप करके रखे हुए हैं, परमाणु कहां पे रखे हैं, कोने में रखे हुए हैं, और साथ ही इसके बॉडी में मतलब भीतर में मैं रख दूंगा। ठीक है, तो इसको बोलूंगा बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल। हिंदी में क्या डेफिनेशन लिखेंगे, कंटेन एटम ऑल द, सॉरी इसको हिंदी में क्या लिखेंगे कि किसी यूनिट सेल या इकाई सेल या घनीय सेल के केवल कोनों के साथ साथ परमाणु या इकाई सेल के मध्य में भी एक परमाणु रहेगा। फिर से एक बार देखिए, किसी घनीय सेल के कोनों के साथ साथ इकाई सेल के मध्य में भी एक परमाणु रहेगा, तो उसे हम लोग कहते हैं अंतः केंद्रीय घनीय सेल। इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, कंटेन एटम ऑल द कॉर्नर ऑफ यूनिट सेल आल्सो वन एटम इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ क्यूब इज कॉल्ड बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल। कैलकुलेशन करना है तो यहाँ से सेट है। देखिए, एटम पहले कहाँ पे, कॉर्नर में, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा नंबर ऑफ कॉर्नर इनटू पार्ट्स ऑफ ईच कॉर्नर, ये सेम लिखना पड़ेगा, कोनों की संख्या भाग प्राप्तांश लिखना पड़ेगा, प्लस और कहाँ पे हमारे पास इसमें यूनिट सेल है, बॉडी में, इसमें क्या लिखेंगे, मध्य में उपस्थित परमाणुओं की संख्या। ठीक है, इसी को इंग्लिश में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ एटम्स which present in center of cube। ठीक है, अब देखिए नंबर ऑफ कॉर्नर कितने होते हैं हमारे पास, 8 होते हैं, इनटू पार्ट्स ऑफ यूनिट सेल कितना होता है, कॉर्नर को 1/8 मिलता है, प्लस सेंटर पे कितना यूनिट सेल इसमें कलेक्ट है, 1 ही है, इसमें 2 तो है ही नहीं, तो क्या लिखेंगे 1 कर दिए, ये 1 + 1 इक्वल टोटल इसमें 2 यूनिट सेल भीतर रहते हैं। नेक्स्ट थर्ड टाइप पे आते हैं, फेस सेंटर क्यूबिक सेल। इसको हिंदी में कहते हैं फलक केंद्रीय घनीय सेल। देखिए, अभी हमारे पास यहाँ पे परमाणु कहाँ पे रखे हुए हैं, कोनों में रखे हुए हैं। ठीक है, और जैसे हम लोग जानते हैं फलक कितने होते हैं हमारे पास, टोटल 6 मतलब 6 फलक होते हैं, फेस होते हैं। तो मैं सभी फेस में बना, कितने वाल हमारे पास है, फर्स्ट वाल हुआ, सेकंड वाल, थर्ड वाल, फोर्थ वाल। ठीक है, एक ऊपर का छत भी रहेगा उसमें, एक नीचे का भी डाल दिया उसमें, टाइल्स में यहाँ पे डाल दिया, तो टोटल कितने हमारे पास इसमें फेस हो गए, 6 हो गए। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे, ऐसा घनीय सेल जिसके कोनों के साथ साथ
फलक के मध्य में भी परमाणु रहेंगे उसे कहते हैं फलक केंद्रित घनीय सेल। ठीक है, इंग्लिश में क्या लिखेंगे, कंटेन एटम आर द कॉर्नर ऑफ यूनिट सेल एंड एटम्स आर प्रेजेंट इन सेंटर ऑफ फेस इज कॉल्ड द फेस सेंटर क्यूबिक सेल। क्लियर है, कैलकुलेशन करेंगे इसका तो ये तो पहले से सेम रहेगा, यहाँ तक नंबर ऑफ कॉर्नर इनटू पार्ट्स ऑफ यूनिट सेल, जो भी इसमें है एटम्स हो गया, कोनों की संख्या एक कोनों परमाणु का प्राप्तांश है। ठीक है, प्लस और कहाँ पे हमारे पास यहाँ पे एटम्स अरेंज है, ये सेंटर है, कहाँ पे सेंटर है, फेस में। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, नंबर ऑफ, मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग फलकों की संख्या गुणित एक फलक को परमाणु का प्राप्तांश। यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ कॉर्नर इनटू पार्ट्स ऑफ एटम ईच कॉर्नर प्लस नंबर ऑफ फेसेस इनटू पार्ट्स ऑफ एटम्स ईच फेस। ठीक है, क्या लिखे हम लोग वहां पे, नंबर ऑफ कॉर्नर इनटू पार्ट्स ऑफ एटम्स ईच कॉर्नर एंड इनटू प्लस नंबर ऑफ फेस इनटू पार्ट्स ऑफ एटम ईच फेस हो गया। देखिए अब कोने कितना हमारे पास यहाँ पे है, 8 हो गए, इनटू 1 कॉर्नर कितना पार्ट मिलता है, 1/8 मिला, प्लस और कहाँ पे बोले थे, यानी यूनिट से एटम कहाँ पे है, इस फेस में। तो फेस को कितना नंबर है, टोटल हमारे पास 6 होता है, टोटल 6 फेसेस हमारे पास होते हैं, फलक होते हैं, और एक फेस या फलक को कितना पार्ट मिलता है जी, 1/2 पार्ट मिलता है। ठीक है, ये बन जाएगा, डिवाइड करके बना 1 प्लस 2 3 जा 6 इक्वल टू ये टोटल इसमें 4 यूनिट्स है, 4 एटम इसके भीतर में रहते हैं। ठीक है, लास्ट अब इसमें है, नेक्स्ट आता है 4 टाइम्स ECC, इन सेंटर क्यूबिक सेल, अंतः केंद्रीय घनीय सेल। ठीक है, सेम ऐसा ही इसका है। देखिए पहले वाले एटम्स कहाँ पे भरे हैं, कॉर्नर में भरे हुए हैं। ठीक है, कॉर्नर में सभी में रहते हैं, इसमें कॉर्नर में एटम से फिल हुए हैं। ठीक है, अब मैं चाहूँ इसमें कोई अपोजिट से एटम को फेस को लेना है, अपोजिट का फेस बोलने से या तो इन दोनों को लूंगा या फिर इन दोनों के ऊपर और नीचे वाला लूंगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे डालना यूनिट से एटम और यहाँ पे एटम को डाल। ठीक है, अगर मुझको यहाँ डालना रहता तो मैं नीचे डाल देंगे, फिर इसमें फिलर में ब्लैंक रह जाता। ठीक है, इसमें क्या लिखेंगे, ऐसा घनीय सेल जिसके कोनों के साथ साथ किन्हीं दो विपरीत या सम्मुख फलकों पे परमाणु उपस्थित रहते हैं उसे क्या कहेंगे, इन सेंटर या अंतः केंद्रीय घनीय सेल कहते हैं। इंग्लिश में क्या लिखेंगे, कंटेन एटम ऑल द कॉर्नर ऑफ यूनिट सेल एंड 2 एटम्स आर प्रेजेंट अपोजिट साइड ऑफ फेसेस इज कॉल्ड इन सेंटर क्यूबिक सेल। ठीक है, कैलकुलेशन इसका करना है तो ये तो ऊपर का सेम रहेगा, कोनों की संख्या गुणित एक कोण की प्राप्तांश, जो कोनों में से परमाणु पहले से है। फिर यहाँ पे एक नया वर्ड हमको यूज करना है, परमाणु उपस्थित फलकों की संख्या। ठीक है, नंबर ऑफ फेसेस क्यों नहीं किया, मतलब फलकों की संख्या क्यों नहीं किया, क्योंकि टोटल फलक हमारे पास 6 होते हैं, 6 होते हैं, लेकिन कितना में फलक में परमाणु है, ओनली 2 में है। तो हम क्या लिखना पड़ेगा, परमाणु पर फलकों की संख्या गुणित यहाँ पे कर देंगे एक फलक को परमाणु का प्राप्तांश, एक फलक को परमाणु का प्राप्तांश। क्लियर है, इसमें क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ कॉर्नर इनटू पार्ट ऑफ यूनिट सेल ईच कॉर्नर प्लस नंबर ऑफ faces where atoms are present into parts of atoms each phase। ठीक है, क्या लिखेंगे इसमें, देखिए कॉर्नर कितना हमारे पास हो गए, टोटल 8 हुए, 1 अपॉन कॉर्नर कितना पार्ट मिलता है, 1/8 मिलता है। ठीक है, 8 into 1/8 हो गया, प्लस फेसेस कितने हैं जिसमें एटम हमारे पास है, ओनली 1 and 2, इसको मैं कर दूंगा 2 into 1 फेस को कितना पार्ट मिलता है, 1/2 पार्ट मिलता है। ये हो जाएगा 1 + 1 = 2, तो टोटल इसमें हमारे पास 2 एटम्स भी कंटेन हो जाएंगे। रखिए इसमें टोटल हमारे पास 2 एटम रखे हुए हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये जो आपका टॉपिक दिया हुआ है, आज आपको कितना टॉपिक बताया, फर्स्ट बताया टाइप्स ऑफ सॉलिड बताया, सेकंड बताया आपको क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो बनाने वाले उसमें इसके अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक को बताया जाएगा, और आपके साथ साथ इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का और इसके नोट्स को भी उसमें आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।